वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2012 के प्राइमरी स्टेज के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि ईवीएस पार्ट को। तो आइए देखते हैं ये जो पेपर हुआ था जनवरी में 29 जनवरी को 2012 में, उसमें ईवीएस का पार्ट कैसा आया था। तो ये यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस का पार्ट है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था 61 पे। तो क्वेश्चन कहता है कि भारोत्तोलक यानी कि जो वेट लिफ्टर्स होते हैं उनको जो है प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां व बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। तो उनकी फिजिक ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उनको मांसपेशियां डेवलप करनी होती हैं और बॉडी मास जो है बनाने की आवश्यकता रहती है। इस उद्देश्य से उन्हें कौन से आहार के भोजन की आवश्यकता होती है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आंसर हो जाता है कि उन्हें जो है प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए, जिससे कि उनका वेट मैनेज हो सके, मांसपेशियाँ उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सकें। वेट लिफ्टर्स की तो वेट लिफ्टर्स के लिए प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि रेखा की माँ डैश के लिए रोज़ाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। रेखा की जो माँ है वो हमेशा जो है तालाब से लाए हुए पानी में फिटकरी डाल देती हैं। इसके पीछे का रीज़न ये हो जाता है कि वो जो अपद्रव्य होते हैं, मतलब जितनी भी गंदगी रहती है उस जो है पानी में, तालाब से लाए हुए पानी में, उसको अवशोषित करने के लिए उसमें फिटकरी डाल देती हैं ताकि वो पानी शुद्ध हो जाए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना, मतलब खाद्य फूड चेन जो होती है, इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए विद्यार्थियों को अधिकतम भागीदारता के लिए कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी मानी जाएगी। तो ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षार्थियों की सबसे ज़्यादा भागीदारी इसमें बनी रहे खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को समझाने के लिए। तो टीचर को चाहिए कि यहाँ पे वो बच्चों को जीवों के रोल प्ले कार्ड बनाने के लिए दे, ताकि वो जब रोल प्ले कार्ड बनाएंगे जीवों के लिए तो उसमें उनकी थिंकिंग का यूज़ होगा, उसमें जो वो बच्चे हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो पाएंगे, अपने आप को जो है अच्छे से उनकी थिंकिंग को यूज़ कर पाएंगे, अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे इस कार्य में। उसके बाद विद्यार्थियों को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना चाहिए। तो ऐसे जो है खाद्य श्रृंखला को एक्टिवली जो है पढ़ाया जा सकता है, जिसमें बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये शिक्षण विधि सबसे सुटेबल हो जाएगी कि बच्चों को प्ले कार्ड बनाने के लिए कहना चाहिए, उसके साथ साथ विद्यार्थियों को समूह में जो है खाद्य श्रृंखला में सोचने के लिए कहना चाहिए और फिर उसके बाद उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसका अरेंजमेंट करने के लिए कहना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है और इसी जो है गतिविधि में बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें श्याम पट्ट पर लिखी हुई विभिन्न श्रृंखलाओं के बारे में बात की जा रही है। देन सी ऑप्शन है जिसमें विभिन्न आवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहा जा रहा है और डी ऑप्शन में इंटरनेट का सहारा लेने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है अब, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना है अगर आपको, तो इसमें क्रियाएं दे रखी हैं कि ये 4 क्रियाएं इसमें की जाएंगी, लेकिन उनका कौन सा क्रम सबसे सुटेबल है ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे सूटेबल जो क्रम हो जाता है रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए, उसमें निस्यंदन किया जाता है और निस्तारण वाष्पन किया जाता है। उसके बाद अवसादन करके जो है नमक और रेत को अलग अलग कर लिया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल हो जाता है इसके लिए। इस तरह से इसमें निस्यंदन का मतलब हो जाता है कि इसमें ऑब्ज़र्व किया जाता है चीज़ों को, और उसके बाद निस्तारण का जो अर्थ होता है उसका मतलब है कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया जाएगा और अवसादन में आप जानते हैं कि पृथक कर लिया जाएगा।
मिश्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है अब। एक विज्ञान शिक्षिका हैं जो सेशन पर पाठ पढ़ा रही हैं और प्रक्रम पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती हैं वो, और वह ये देखती हैं कि अधिकांश शिक्षार्थी जो हैं वो श्वसन और सांस लेने के बीच में अंतर को नहीं समझ पाते हैं। श्वसन और सांस के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं उनके विद्यार्थी। तो इसका कारण क्या समझेंगे वो आपको बताना है। सबसे पहला कारण है कि उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, या फिर विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं, और या फिर थर्ड ऑप्शन है कि शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। मतलब बच्चे इतना ज़्यादा मैस्यू थे कि वो जो है प्रकरण को नहीं समझ पाए। या फिर डी ऑप्शन है यहाँ पे कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यांकित नहीं कर सकी। मतलब टीचर इस एबल नहीं हो सकी कि वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे जो रिलेटेड कर रहे हैं उन सारे टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकें, उन सारे टर्म्स को जो है वो उनका कॉन्सेप्ट जो है वो समझा सकें बच्चों को, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो गए और वो श्वसन और सांस में अंतर नहीं बता पाए वहाँ पे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा माना जाता है? तो भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है वो ऑप्शन आपको चुनना है। सबसे पहला है कि सब्जियों को काटना और उन्हें चलते पानी में धो लेना। तो ये कोई बेस्ट तरीका नहीं है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि सब्जियों को काटना और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। तो धूप में नहीं रखते हैं हम सब्जियों को, वरना वो मुरझा जाती हैं, सूख जाएंगी सब्जियां। देन नेक्स्ट है यहाँ पे बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। तो ये भी जो है ऑप्शन करेक्ट नहीं हो जाता है यहाँ पे कि सब्जियों की बैक्टीरिया नाश करने के लिए मात्र हम उसे तलते रहें। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि सब्जियों को अच्छी तरह से धो लेना और फिर उन्हें काटना। तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाता है कि सब्जियों को पकाने के लिए या अच्छे तरह से भोजन बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जियों को अच्छे से धो लेना चाहिए और उसके बाद उन्हें काटना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिकाएं हैं और उन्होंने वायु प्रकरण पर बच्चों को पढ़ाया है। पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती हैं कि वायु में भार होता है। शिक्षिका ये बच्चों को समझाना चाहती हैं कि हमारे आसपास जो वायु है उसमें भार है और वह जगह घेरती है, मतलब कि वायु भी जगह घेरती है। इस चीज़ को वो समझाना चाह रही हैं बच्चों को। तो उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियाँ सुझाती है। तो कोई इन शिक्षिका की जो सहयोगी हैं, उन्होंने 4 गतिविधियाँ बताई हैं इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट गतिविधि उन्होंने सुझाया है कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें। तो एक उल्टा जो बीकर है उसको पानी की सतह के ऊपर रख दें और उससे नीचे ढकेलें। तो इससे जो है वायु के बारे में पता चल जाएगा कि हमारे आसपास वायु है और वायु का भार भी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, ये ऑप्शन तो हमें करेक्ट लग रहा है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे कि स्ट्रॉ के मध्य में जूस को खींचना, ये वायु का जो है एक एग्जाम्पल है, तो ये गलत है। उसके बाद है कि गुब्बारे को हवा भरना। तो ये सारे ऑप्शंस तो हैं, लेकिन जो उनका उद्देश्य है कि वो समझा सकें कि हमारे आसपास वायु है और वायु का भार भी होता है अपना, ये इस चीज़ को पूर्ण नहीं करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है डी नंबर पे, जिसपे बताया जा रहा है कि 2 भरे हुए गुब्बारे हैं, एक छड़ से बांधें उसको। तो 2 भरे हुए गुब्बारों को एक छड़ से बांध दिया गया है। उसके बाद साम्यावस्था में ले जाएं उन्हें और तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो 2 भरे हुए गुब्बारे हैं, उन्हें एक छड़ में लटकाया गया है। साम्यावस्था में ले जाने के बाद किसी एक गुब्बारे को फोड़ दिया जाएगा।
तो इससे जो है बच्चे समझेंगे कि हमारे आसपास वायु है और वायु अपना भार रखती है। डी ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है, इसलिए ए और डी यहाँ पे करेक्ट हैं। ए और डी, ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब यहाँ पे, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग-अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तो वायु प्रदूषण टॉपिक है जिस पे 4 अलग-अलग टीचर्स हैं, वो जो है अलग-अलग पद्धतियों का यूज़ करते हैं, अलग-अलग टीचिंग के मेथड्स हैं। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन-सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित रहेगी वायु प्रदूषण को बढ़ाने के लिए? तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। फर्स्ट ऑप्शन में आ जाता है कि विद्यार्थी को वायु प्रदूषण का वृत्त चित्र दिखाया जाए, ये बेस्ट ऑप्शन होगा। या फिर विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि वायु प्रदूषण के लिए दिवाली में जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलता है कि बच्चे जो है इससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फिर उस पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों से ये कहा जाता है कि वो दिवाली से पहले और बाद में वायु के जो है नमूने इकट्ठा करेंगे, एयर के सैंपल्स इकट्ठा करेंगे और फिर उनकी क्वालिटी की जांच करेंगे, गुणवत्ता का अध्ययन करेंगे और उनको जो है टेबल में इकट्ठा करेंगे। तो उसकी पूरी टेबल बनाएँगे ऑब्जर्वेशन की, वो इस तरह से वो सारणीकृत करके अपने निष्कर्ष पर आ सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। तो वायु प्रदूषण के लिए जैसा कि हम लोग इस समय भी देख रहे हैं दिवाली के सीज़न में कि वायु प्रदूषण कितना ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती हैं और जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो बच्चा कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है यहाँ पे, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता वो रखेगा तब, या फिर बहुत कम बात करेगा, या फिर हाइपर एक्टिविटी से, या फिर आक्रामक व्यवहार से। तो आक्रामक व्यवहार से जो है बच्चे के तनावग्रस्त होने का पता चलता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जबकि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो ये नहीं दिखाते हैं कि बच्चा जो है वो तनावग्रस्त है, उससे किसी भी तरह का टेंशन है, उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर है। डी ऑप्शन इस व्यवहार को दिखाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि पानी के साथ एक प्रयोग किया जा रहा है जिसमें ज्योति हैं टीचर, जो ये दिखाती हैं कि स्टील की जो खाली कटोरी है वो पानी पे तैर रही है, लेकिन जो लोहे की कील है वो छोटी सी कील पानी में डूब जाती है। इस तथ्य को कैसे व्याख्यांकित करेंगे आप बच्चों के सामने, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तथ्य को व्याख्यांकित करने के लिए सबसे बेस्ट वे हो जाता है कि बच्चों को पहले ये समझाया जाए कि किस चीज़ का भार ज़्यादा है और किस चीज़ का भार कम पड़ रहा है पानी पे। तो स्टील की कटोरी जो है वो पानी में जब जाती है तो उसका भार जो है, उस पर जो बल लग रहा है वो उसकी भार की तुलना में ज़्यादा है। तो बल जब ज़्यादा होगा तो भार की तुलना में बल ज़्यादा है, इसलिए वो भार की वजह से नीचे नहीं बैठ पा रही है। इस बल की वजह से वो कटोरी जो है वो पानी के ऊपर रह जाती है तैरते हुए, लेकिन जो कीली पर बल लगता है वो उसकी भार की तुलना में कम हो जाता है। जब बल कम हुआ तो भार जो है वो नीचे चला जाएगा, मतलब आप जो भी वस्तु पानी में डालेंगे वो डूब जाएगी उसमें। इसीलिए जो है लोहे की कील पानी में डूब जाती है, जबकि स्टील की कटोरी जो है वो पानी में तैरती रहती है, क्योंकि स्टील की कटोरी पे जो बल लगता है वो उसके भार से ज़्यादा होता है, लेकिन जो लोहे की कील पे भार लगता है, बल लगता है, वो उसके भार से कम होता है, इसलिए वो डूब जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से
जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा ऐसा युग्म है जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में पाया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कि वृद्धि होना और प्रजनन होना। ये जो है जीवन प्रक्रियाओं का ऐसा युग्म है जो पेड़ पौधों में भी पाया जाता है और जीव जंतुओं में भी पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बाकी ऑप्शंस में देखिए आप, प्रजनन है तो प्रजनन से ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो जाते हैं। देन वृद्धि और भोजन बनाना, भोजन पौधे बना लेते हैं लेकिन जीव जंतु अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, इसलिए सी सबसे सुटेबल आंसर है यहाँ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंजलि की सहेली दांतों के क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके उसे बताती है। पहला तरीका है कि दिन में 2 बार ब्रश करना, दूसरा है इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, उसके बाद मिठाई, चॉकलेट, कार्बोहाइड्रेट युक्त पेय पदार्थ ना खाएं, तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है हर खाने के बाद कुल्ला करना। तो इस तरह से 4 ऑप्शंस उसकी सहेली ने उसे बताए। इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कि मिठाई, चॉकलेट और कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ वो ना खाए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हर खाने के बाद कुल्ला करे और दिन में 2 बार ब्रश करे। तो ये 3 सबसे बेस्ट ऑप्शन है और जो ऑप्शन आ जाते हैं ऑप्शन ए के अंदर में, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि नीचे दिए गए वैन आरेख में, मतलब ये जो डायग्राम दिया गया है नीचे, इसमें आप इसका आपको अध्ययन करना है। तो ये जो सर्कल है पहला, वो यहाँ पे दिखाता है कि ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु। उसके बाद जो दूसरा सर्कल है ये, वो दिखाता है कि पानी में रहने वाले जीव जंतु। तीसरा ये जो सर्कल है वो दिखा रहा है कि अंडे देने वाले जंतु। और ये जो पार्ट है वो दिखाता है कि ये सारे ही जंतु यहाँ पे शामिल हैं। निम्नलिखित में से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, तो कौन से जीव जंतु हैं जो एक्स पार्ट में रखे जा सकते हैं वो आपको इसमें बताना है। यानी कि इल सर्पमेन रखी जा सकती है, जिसमें ये तीनों ही गुण पाएंगे वो एक्स पार्ट में आएगा। यहाँ पे वो जंतु आता है जो जिसमें ये तीनों गुण पाए जाएंगे, जो ज़मीन पर भी रहता हो, पानी पर भी रहता हो और अंडे भी देता हो। द नेक्स्ट है यहाँ पे शार्क, तो शार्क जो है जल में रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पे मछली, मछली में भी तीनों गुण नहीं पाए जाते हैं। मगरमच्छ है नेक्स्ट ऑप्शन, तो मगरमच्छ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि मात्र यही एक ऐसा ऑप्शन है जो ऐसा जीव जंतु हो जाता है जो ज़मीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है और अंडे भी देता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए, मगरमच्छ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डैश के लिए मछली घर यानी कि एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। हवा वाला पंप मछली घर यानी कि एक्वेरियम में क्यों रखा जाता है, इसके पीछे का रीज़न आपको जानना है। तो मछली घर एक्वेरियम में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। तो अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है रखे जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो एक्वेरियम के पास जो है हवा वाला पंप रखा जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो पानी में घुलती रहे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। तो एक ऐसा एक्वेरियम है जो जिसको पहले गर्म किया गया है, उबाले हुए पानी में उस पानी को ठंडा कर दिया गया है, एकदम रूम टेम्परेचर पे पानी है और उसमें डाल दिया जाता है मछली को। तो इस पानी में जाने के बाद जो मछली है वो डूब जाती है उसमें। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न आपसे पूछा जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी
तो मछली घर के पानी के 3 ऑप्शंस यहाँ पे बताए गए हैं। 4 ऑप्शंस, जिसमें से पहला है कि ऑक्सीजन रहित होता है, ये तो गलत हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है। नेक्स्ट है खनिज रहित होता है ये पानी। और नेक्स्ट हो जाता है कि मछली के तैरने के योग्य नहीं है ये पानी। तो इसके लिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि उबले हुए पानी को जब हम ठंडा करके उसमें मछली डाल देते हैं तो वो मछली मर जाती है, क्योंकि वो पानी जो है वो खनिज से रहित हो जाते हैं, जो हो जाता है। तो उसमें जब कोई भी खनिज नहीं है तो मछलियाँ जो हैं वो पानी से ही अपना भोजन बनाती हैं। पानी में खनिज होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, तो उन पदार्थों से ही वो अपना भोजन ग्रहण करती हैं। लेकिन अगर हम उस पानी को उबाल देंगे तो उसमें से जितने भी खनिज हैं वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं उबालने के बाद। इसलिए मछली जो है ऐसे पानी में नहीं रह पाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है और वो मर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में अच्छा वर्णन करता है। तो आप जानते हैं कि चांद पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं वहाँ पे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो विशेषताओं पर पूर्ण अमल करता है चांद की। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित सावधानियां पढ़ाती हैं। तो यहाँ पे सावधानियां दी गई हैं कि अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। नेक्स्ट सावधानी आ जाती है यहाँ पे कि पानी के बर्तनों, कूलर, टंकियों को साफ रखें। नेक्स्ट है कि यदि कोई जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाए तो उसमें तेल का छिड़काव कर दें। और डी ऑप्शन है यहाँ पे कि स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो पोस्टर का उद्देश्य क्या है, ये कौन सी बीमारी को फैलाने से रोकने के लिए ये जागरूकता के जो है कदम उठा रही हैं, वो बीमारी आपको बतानी है। तो आरती जो है यहाँ पे ये पोस्टर जो दिखाती हैं, इसमें ये सारी जो सावधानियाँ लिखी हुई हैं वो सीधा डायरेक्ट जो है इंडिकेट करती हैं बीमारी को कि उन्होंने जो है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर जो बुखार होता है, मस्तिष्क बुखार, उससे जो है रिलेटेड इन्होंने प्रिकॉशंस लिखे हैं कि अपने आसपास कहीं भी पानी को ना जमा होने दें, किसी भी बर्तन, कूलर, टंकियों में पानी ना जमा होने दें। किसी भी जगह पे पानी इकट्ठा हो तो वहाँ पे जो है केरोसिन तेल डाल दें और अपने लिए जो है जालीदार सुरक्षा की व्यवस्था करें। तो इस तरह से यहाँ पे डेंगू और जापानी मस्तिष्क बुखार से बचने के लिए ये उपाय बताए गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा समूह है जो बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है। तो लौह और हीमोग्लोबिन, एनीमिया अनीमिया और आंवला, ये जो हैं 4 ऑप्शंस, ये आपस में रिलेट करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। लौह यानी कि हीमोग्लोबिन से कनेक्टेड है, हीमोग्लोबिन जो है एनीमिया से और एनीमिया जो है एलोवेरा से। मतलब कि ये चारों ऑप्शन जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। आंवला हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, तो ये चारों ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन जो है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। पीटीएम जो आपकी कराई जाती है वो क्यों कराई जाती है, उसका उद्देश्य पूछा जा रहा है पेरेंट्स टीचर मीटिंग का। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग का सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे को रेनफोर्स किया जाए, पुनर्बलन दिया जाए और सुधार के लिए बच्चों को योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा की जाए। तो क्या कमियां हैं अभी बच्चों में, उसके लिए सुधार के जो है योजनाएं बनाई जाती हैं शिक्षक और अभिभावक के द्वारा, इसलिए जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाती है। पीटीएम का मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि बच्चों की योग्यताओं में सुधार करना, उनकी जितनी भी कमजोरियां हैं, उनके जितने भी वीक पॉइंट्स हैं उस पे जो है ध्यान देना, चर्चा करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को कैसे ताज़ा रखा जाता है। राधा अपने क्लास में निम्नलिखित तकनीकियों की परिगणना करती है। तो राधा के द्वारा कई सारी जो है पॉइंट्स बताए गए कि आप हरी सब्जियों को कैसे ताज़ा रख सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि उसे कटोरी में रखती है और कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती हैं और उसमें जो है ठंडा पानी डाल देती हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बताया गया राधा के द्वारा कि उसे एक गीले कपड़े से लपेट दिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि उसे धूप में खुला फैलाया जाता है। नेक्स्ट है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हैं और अंधेरे में रख देती हैं। उपर्युक्त तकनीक बी के लिए निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो ये जो बी ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है, ये ऑप्शन कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट सकती हैं। तो गीले कपड़े में कौन सी हरी सब्जी को लपेटा जाता है, वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें से कि प्याज और लहसुन, दूसरा ऑप्शन है हरी धनिया, तीसरा है काजू की बर्फी, चौथा है पके हुए पके हुए चावल। तो इसमें से हरी धनिया ऐसा ऑप्शन है जिसको गीले कपड़े में लपेट सकते हैं ताज़ा बनाए रखने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षिका हैं, यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती हैं। वो घर्षण के लिए कई तरीकों से उपयोगी है। वो बताती हैं कि घर्षण जो है वो कई तरह से उपयोगी होता है और उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। पहला उदाहरण उन्होंने दिया कि हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। तो जब हम फर्श पे चलते हैं तो हमारे जूते और ज़मीन के बीच में जो बल लगता है वो घर्षण बल होता है, उसी की वजह से हम चल पाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया, एग्जाम्पल दिया कि ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास ही वापस आती है। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि ऊर्ध्वाधर रूप से अगर हम ऊंचाई में किसी चीज़ को फेंक रहे हैं तो वो वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप जानते होंगे कि वो जो वस्तु है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे पास आती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी फोर्स लगता है पृथ्वी पर, इसकी वजह से ऊपर फेंकी गई वस्तु तुरंत नीचे आ जाती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे उनके द्वारा गलत बताया गया है, ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, ये भी एक घर्षण का एग्जाम्पल बताया उन्होंने। देन पेन की नोक और पेपर के बीच में भी घर्षण बल लगता है जिसके कारण हम लिख पाते हैं। तो ये तीन ऑप्शन सही थे, ए, सी और डी, घर्षण को समझाने के लिए, जबकि बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। अगर कोई चीज़ हम ऊपर फेंक रहे हैं और वो नीचे आती है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे रहे हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और शहर के लोग कौन सी एक गतिविधि कर कर अपना इसमें सहयोग दे रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का संरक्षण किया जा सके, पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। तो वो जो है आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि उनके द्वारा ये एक कदम है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो वो सबसे ज़्यादा सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का उपयोग करने लगे हैं। आने जाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही वो इधर से उधर आए जाए। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 का समीर है जो अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। तो समीर जो है अपना होमवर्क
असाइनमेंट जो है वो नहीं देते हैं टीचर्स को। इससे निपटने के लिए सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय कौन-सा है, जो उसकी टीचर उसके साथ करेंगी, वो आपको बताना है। तो टीचर सबसे पहले पता करेंगी कि बच्चा जो है होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न जानेंगे और उसके बाद उन्हें गाइडेंस देंगी, परामर्श देंगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वायु हर जगह है। इस प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक हैं जो विद्यार्थियों को निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं। पहला है कि क्या मृदा में वायु है? दूसरा क्वेश्चन है उनका कि क्या पानी के अंदर वायु है? तीसरा है कि क्या हमारे शरीर में वायु है? चौथा ऑप्शन हो जाता है कि क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो इससे जो है शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन-सा कौशल विकसित करने का प्रयास करते हैं? तो शिक्षण का जो है उद्देश्य हो जाता है कि वो इन क्वेश्चंस के द्वारा बच्चों में अवलोकन स्किल का जो है ऑब्जर्वेशनल स्किल का डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। बच्चों में वो अवलोकन कौशल को विकसित करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस को किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो जब टीचर ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो बच्चे जो है ऑब्ज़र्व करेंगे इन सारी चीज़ों को, इन सारी गतिविधियों को, उसके बाद अपना आंसर प्रेज़ेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा? तो एक कक्षा है जिसमें 4 विद्यार्थी औसत से भी कम हैं, एवरेज से कम हैं, तो कौन-सी ऐसी विधि का इस्तेमाल करेंगे जिससे इन विद्यार्थियों की स्थिति में सुधार किया जा सके? तो उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों को पहले पहचाना जाएगा। तो बच्चों को कहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है, पहले उस फ़ील्ड को खोजेंगे और उसके बाद उसके लिए सुधारात्मक उपाय जो है उपलब्ध कराएँगे। देन इस डायग्नोसिस के लिए हम रेमेडियल ऑप्शंस देंगे, सुधारात्मक उपयोग वहाँ पे बताएँगे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से चरणों के क्रम में से कौन-सा सही तरीका होता है? तो एक जो है बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए कौन-कौन से चरण होते हैं वो आपको बताने हैं, उसके क्रम के साथ में। तो सबसे पहले डिज़ाइन तैयार करनी चाहिए, देन ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए क्वेश्चन पेपर का, उसके बाद प्रश्न लिखने चाहिए, क्वेश्चन लिखने चाहिए, उनका संपादन करना चाहिए और अंक योजना लिखनी चाहिए उसमें कि किस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स आपने डिसाइड किए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि एक क्लास है जिसमें एक पार्ट को पढ़ाने के लिए जो पेट्रोलियम और कोयले के भंडारणों में रिक्तीकरण है, इस प्रक्रम को पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का उपयोग किया गया और दूसरा जो भाग है उसको पढ़ाने के लिए ग्रीन बोर्ड पर चित्र बनाकर मतलब आरेख बनाकर जो है उसको समझा दिया गया। बाद में ये पाया गया कि जो फर्स्ट पार्ट पढ़ाया गया था दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा, मल्टीमीडिया कैप्सूल के द्वारा, उससे बच्चों ने बेहतर जो है समझा है और कई हद तक जो है उस प्रकरण को समझ लिया है पूरी तरीके से। इसका रीज़न क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रीज़न ये हो सकता है कि जो चीज़ बच्चे ने देखी है, सुनी है, वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो जो दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ हैं, वो बेहतर संधारण करती हैं सभी इंद्रियों का, इसलिए बच्चों की लर्निंग जो है वो बेहतर होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कि विद्यार्थियों को अपने टिफ़िन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री मतलब कि भोजन सामग्री जो है उसको देखने के लिए कहना चाहिए। फिर बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए। तो अगर पोषण के बारे में एक टीचर पढ़ा रही हैं, तो वो हेल्प ले सकती हैं कि बच्चों से कहें अपना टिफ़िन बॉक्स खोलो और उसमें जो-जो भी भोजन है, जो सामग्रियाँ दी गई हैं लंच बॉक्स में, उन्हें वो देखें और उसके बाद टीचर को इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि किस खाने में कितना पोषण है, कौन-सा खाना ज़्यादा जो है पोषण वाला है, ये सारी चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन करनी चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। पे आ जाता है कि शामिल करना, एंगेज होना मतलब
उसके बाद खोजबीन करना यानी कि एक्सप्लोर करना, व्याख्या करना यानी कि एक्सप्लेन करना, विस्तार करना इलैबोरेट करना, मूल्यांकन करना इवैल्यूएट करना। विज्ञान की प्रभावी शिक्षा के ये 5 जो हैं ईज़ होते हैं। अनुकरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उससे जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान के शिक्षक हैं, उन्होंने जो है बच्चों को कुछ गतिविधियाँ दी हैं। जैसे कि पहली गतिविधि है कि बीजों को रात भर पानी में भिगोए रखें और उन्हें जो है सूती गीले कपड़ों में बांध दें। दूसरी गतिविधि हो जाती है कि 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तन का रिकॉर्ड बनाएं। थर्ड एक्टिविटी दी गई कि पुस्तक पढ़ें और उसके बाद दिए गए कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट का पर काम करें। तो ये जो गतिविधियाँ टीचर के द्वारा दी गई, इनमें से 5 गतिविधियों में से कौन-सी इसमें शामिल नहीं थी। तो ये जो गतिविधि तीनों दी गई थी बच्चों को कि रात भर पानी में जो है बीजों को भिगोए रखना है, उसमें जो है और उसके बाद सूती गीले कपड़े में बांध देना है। फिर बीजों का अवलोकन करना है, जो भी परिवर्तन आए हैं उनका रिकॉर्ड बनाना है, पुस्तक पढ़ना है, फिर वर्कशीट में इसको प्रिपेयर करना है। तो इन सारी गतिविधियों में बच्चों ने जो है वो एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उन्होंने वर्कशीट बनाई है, रिकॉर्ड लिखे हैं। देन विस्तार किया है इन सारी गतिविधियों का, तो इलैबोरेट भी आ गया। मूल्यांकन किया है, मतलब कि उन्हें परिवर्तन का रिकॉर्ड बनाना था और अवलोकन किया है उन लोगों ने बीजों का, तो इसमें इवैल्यूएट भी आ जाता है। लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है, शामिल करना और बीजों खोजबीन करना यानी कि एक्सप्लोर करना, इंगेज एंड एक्सप्लोर की गतिविधि इसमें नहीं आई है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया और यह जो है डैश विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो ये जो गतिविधि है वो बच्चों को किस लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो ये कक्षीय अधिगम, मतलब बच्चों को जो क्लास में लर्निंग दी जाती है उससे जो है वास्तविक ज्ञान को जोड़ेगा। तो वास्तविक परिस्थितियों में जब बच्चे जो है इस चीज़ को देखेंगे, वनस्पति जात मतलब जीव जंतुओं को, प्राणियों को, तो वो जो है जो उन्होंने क्लास में लर्निंग की है उससे कनेक्ट कर पाएंगे रियल लाइफ सिचुएशंस को, रियल लाइफ की जो है स्थितियों को। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। थैंक यू एवरीवन। ईवीएस के क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं।